आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई का अभ्यास करेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनैतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांकित चित्र में लेखक महोदय शास्त्री जी ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता અને सेवा। कर्मयोगी का अर्थ होता है सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला। वह सिर्फ कर्म करना फल की उपेक्षा नहीं रखता। ऐसे शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। वो सिर्फ कर्म ही करते, फल की आशा नहीं रखते, इसलिए उनका नाम कर्मयोगी रखना बिल्कुल उपयुक्त है। शास्त्री जी के सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, वह एक सामान्य परिवार का लड़का था। वह प्रधानमंत्री तक का पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। उसका रहस्य वह कर्म करते उसमें ही छिपा हुआ है। वह उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वह क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते। वह कर्म पर उस पर भरोसा रखते हैं और अपने आप ही जीवन का रास्ता बनाते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर यानी कि भगवान थे और इसके प्रति वह बिना किसी भी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस पर उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उपेक्षित यानी कि बेपरवाह, उदासीन। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा न रखना। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। उपयुक्त यानी कि उचित होगा। कैसा नाम? तो निष्काम कर्मयोगी कहना। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था यानी कि श्रद्धा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। तो कैसी बातें? तो उद्देश्य के प्रति दृढ़ श्रद्धा, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव और कर्म के प्रति संपूर्णता, ये 3 बात दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार
करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। समन्वय यानी कि मेल, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। तो कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। ये तीनों कार्य में आपको मेल होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। वह सफल कैसे होते हैं तो यह उनका ये चिंतन है, उसमें ही उसका ही महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। तो हमें कोई भी कार्य करना है, कोई भी व्यक्ति का और कोई समाज के लिए, तो देश के विकास का रहस्य फक्त यही है कि भक्ति और कर्म दोनों के सिद्धांत में कार्य करना चाहिए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। अनुपम यानी कि बेजोड़, कहीं उसके जैसे जोड़ न मिले ऐसा। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते। अभिव्यक्त यानी कि प्रकट होना ये नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति होती थी, पर उनको देखने से ही हमको सब पता चल जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। अनोखा यानी कि अलग ही समन्वय था। वह जो कुछ कहते थे वही करते थे, वह जो भी बोलते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। राष्ट्र का भला हो ऐसी भावना रखकर ही करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बड़ी बहुत विशेषता थी। ये क्या था? तो उनके चरित्र की एक विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। अधिक यानी कि बहुत विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे, उन्हें पसंद करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। जैसे वो पहले थे वैसे ही वह प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तो भी वह सादगीपूर्ण ही रहते थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता था। हर एक बात में वह विनम्रता से रहते थे। सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू की अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी ने पढ़ाई छोड़ दी और भारतीय चिंतक भगवान दास तथा बापू के जीवन भर उनके आदर्शों का प्रभाव पड़े और उसके लिए लोगों को भी प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबिल यानी कि ईसाइयों की धर्म पुस्तक, वारिस यानी कि उत्तराधिकारी, विनम्र यानी कि विनय
नम्रता वाला स्वभाव रखने वाला। जो नम्रता का स्वभाव रखने वाला होगा वही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। उस समय की उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। वह एक छोटा विद्यार्थी था। तब से स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। काशी विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। 1926 में वह लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। यहाँ से शास्त्री जी का जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। किस आंदोलन में कारण उसको जेल जाना पड़ा? तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन में। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। जेल यात्रा 1942 से शुरू हुई तो वह निरंतर शुरू होती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कितने वर्ष दौरान? 12 साल से दौरान 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी कि तीव्र इच्छा, देश को आज़ाद करने की कितनी इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा कार्यों में भी ले रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए थे। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन यानी कि जड़मूल से नष्ट करना। इसके बाद के 6 वर्षों तक वह इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि वह इस अनुभव से भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। वह एक गरीब परिवार के बालक थे, इसलिए उनके पास एक ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी मोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण, अदम्य यानी कि उत्कट, जो दबाया ना जा सके ऐसा कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित यानी कि बहुमत द्वारा चुना हुआ। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें
राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। किन्होंने कहा था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनको राजनीतिक गुरु मानती थी और कहती थी कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, वो अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया था। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वह केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले। अलग अलग वह मंत्री पद भी संभाले। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक था तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। औपचारिकता यानी कि जो केवल कहने, सुनाने या दिखाने के लिए नहीं होता ऐसा। तो वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। जो पद पर वो होते थे उसके लिए वो कभी अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है, यानी कि वो जनता के शासक नहीं पर उनके लिए वो सेवक है, यानी कि सेवा करने वाला। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें मंत्रालय में लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता भी मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद वह देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। जब पंडित नेहरू के निधन के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। भटकाव यानी कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना, धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह यानी कि प्राधान्य, महत्व दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपको भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिससे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तहत यानी कि अधीन। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की सबको जरूरत है। तो आज हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई का अभ्यास किया। थैंक यू।